ओके, देखिए इफ़ेक्टिव सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ़ेक्टिव के क्या हम मायने लेते हैं ना जनरली। इफ़ेक्टिव से कहते हैं कि असरअंदाज़ होना, इन्फ्लुएंस होना और क्या कहते हैं नुमाया होने को हम मानों में कहते हैं कि इफ़ेक्टिव क्या है ना? तो इफ़ेक्टिव बेसिकली जो यूज़ करते हैं, लेट मी सेट माय कैमरा। ओके, इफेक्टिव जो यूज करते हैं वो मोस्टली नुमाया होने को और क्या कहते हैं असरअंदाज होने को कहते हैं कि आप किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के ऊपर। कहता है कि यार ये चीज मेरे लिए बड़ी इफेक्टिव है, तो इसका मतलब ये होता है जनरली हम कह रहे होते हैं कि यार ये हमारे लिए बड़ी कारआमद है, ये काम की है। तो इफेक्टिव टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि अगर हम कहें कि भाई ये इफेक्टिव टीचर है, तो अब ये किस तरह से एक टीचर के साथ अलग होगा, क्योंकि हम जब टीचर कहते हैं तो एक कंप्लीट वर्ड यूज कर रहे होते हैं ना कि एक ऐसा आदमी जो सब कुछ जानता है, जिसके बारे में मालूमात है, जो पढ़ा सकता है। लेकिन इफेक्टिव टीचर क्या है कि वो ऐसा टीचर जो असर अंदाज हो सके। जैसे यहाँ पे ये जो डेफिनेशन मैंने ली है यहाँ पे कि इफेक्टिव टीचर डू हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो तालिब इल्मों के किरदार के ऊपर, तालिब इल्मों के इल्म के ऊपर, तालिब इल्मों के तजुर्बे के ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और लास्टिंग में इम्पैक्ट डालते हैं। यानी कि ये ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता कि बस आपने आज अच्छा किया, कल बुरा किया, या आज बहुत अच्छा पढ़ाया था, या बल्कि ये ऐसा असर डालते हैं कि ये टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ जाते हैं, जिंदगी भर के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। तो बेसिकली उन टीचर्स को कहा जाता है इफेक्टिव टीचर जो एक लॉन्ग लास्टिंग असर डालते हैं, यानी वो आपकी जिंदगी में आपके साथ चल रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि जनाब ये लोग जो है ये एक इफेक्टिव टीचर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इफेक्टिव होने के लिए आपको क्या चाहिए? इफेक्टिव होने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए अपने कैरियर में। ना सिर्फ इफेक्टिव होने के लिए बल्कि अपने कैरियर में ग्रो होने के लिए आपको एक एटीट्यूड चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड चाहिए आपको, आपको प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए और आपको प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए। अच्छा, ये तीनों जो है ना, ये अलग अलग नहीं होती, बल्कि ये एक साथ एक दूसरे से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। यानी कि आप अगर आपके पास इनमें से कोई दो है और एक नहीं है, तो भी आप इफेक्टिव नहीं होंगे, तो भी आपका काम नहीं चलेगा। और अगर कोई दो है, कोई एक मिसिंग है या कोई एक है, तब भी यानी अगर आप आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, स्किल और एटीट्यूड नहीं है, तब भी आप पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास बहुत अच्छी टीचिंग स्किल्स है, बहुत अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स है, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है और एटीट्यूड नहीं है, तो आप फंस जाएंगे। इसी तरह से एटीट्यूड का हाल है। तो हम इसी डिबेट को अनपैक करेंगे और यही तीन चीजें जो है अनपैक करने की कोशिश करेंगे कि एक इफेक्टिव टीचर के अंदर ये तीन चीजें जो है वो किस तरह से, या वो या वो क्या इंट्रिकेंट है जो इन तीन चीजों को जो है मिलके बनाएंगे। यानी वो क्या अज़ा है जिनको हम अपना लेंगे तो हम प्रोफेशनल स्किल्स हमारे पास हम एक्वायर कर लेंगे, या हम उनको अपना लेंगे तो हम क्या कहेंगे उसको, हम जो है प्रोफेशनल नॉलेज हमारे पास आ जाएगी, या हम उनको अपना लेंगे तो हमारे पास जो है प्रोफेशनल एटीट्यूड बन जाएगा। तो ये आज की जो हम इस डिबेट में हम ये शुरू करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप भी अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं चैट बॉक्स नहीं खोल रहा हूँ, तो आप प्लीज क्या कहते हैं मुझे अनम्यूट करके रोक दीजिएगा अगर आपको कोई चीज समझ ना आए। तो हम बारी बारी इसको देखते हैं। तो देखें हम पहले क्या देखने जा रहे हैं। पहले फेज पे हम देखेंगे कि प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि क्या वो प्रोफेशनल नॉलेज है जो हमारे पास होनी चाहिए। जो सबसे पहली प्रोफेशनल नॉलेज है वो हमारे पास होनी चाहिए कि हमें करिकुलम का पता होना चाहिए। कि करिकुलम से मुराद हर तरह का करिकुलम, कोई भी कोर्स आप पढ़ा रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई क्लास पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि वो करिकुलम क्या है। करिकुलम एक तरह का ये डॉक्यूमेंट होता है जिसको उर्दू में अक्सर लोग निसाब कहते हैं। ये हमें ये बताता है कि आपने कौन सी कॉम्पिटेंसीज जो है ना वो अचीव करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा नेशनल करिकुलम है, हुकूमत का जो पाकिस्तान का नेशनल करिकुलम है, वो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो उसका स्टैंडर्ड है कि वो क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो बच्चे जो है इस कोर्स को पढ़ के कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास साइंस का कोर्स है तो वो ग्रेड 8 तक लोग साइंस पढ़ते हैं, उससे आगे आपको पता है साइंस नहीं पढ़ते, बल्कि साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस को पढ़ रहे होते हैं। तो ग्रेड 8 तक जो है वो स्टूडेंट्स का क्या स्टैंडर्ड्स जो है वो सीख जाएंगे, क्या एटीट्यूड, क्या स्किल, क्या नॉलेज उनको आना चाहिए, वो हमें नेशनल करिकुलम बता रहा होता है।
फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो क्या कॉम्पिटेंसीज़ हैं, यानी उस उन स्टैंडर्ड से कॉम्पिटेंसीज़ ड्राइव होती हैं, उन कॉम्पिटेंसी से बेंचमार्क ड्राइव होता है और उन बेंचमार्क से लर्निंग आउटकम, जिसको आप लोग लेसन के ऑब्जेक्टिव कहते हैं, कि एसएलओज कहते हैं, कुछ लोग इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव से शुरू होकर, यानी ये नीचे से शुरू होकर ऊपर तक भी जाता है और ऊपर से शुरू होकर नीचे तक भी आता है। तो ये तमाम लेयर्स में आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं उससे क्या लर्निंग आउटकम आएगा, क्या कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करेंगे, ये कौन बताता है? ये करिकुलम बताता है। वरना क्या होगा कि अगर आप करिकुलम से हट जाएंगे तो आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है, ये या वो रास्ता कहाँ है। जैसे करिकुलम की अक्सर डेफिनेशन ये कहा जाता है कि हॉर्स कोर्स से लिया गया है। रेस कोर्स होता है ना, जिसमें घोड़े को पता होता है कि मैंने इतने चक्कर लगाने हैं और इतने चक्कर में मैं आगे रहा तो मैं जीत जाऊंगा। इसी तरह से इसी एनालॉजी को यूज करा तो करिकुलम आपको बताता है कि वो स्टैंडर्ड्स क्या है, वो बेंचमार्क्स क्या है, वो कॉम्पिटेंसीज क्या है। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाता है। नेशनल करिकुलम जो है पाकिस्तान का भी आपको मिल जाएगा। तो वो आपको पता होना चाहिए, यानी जो पहले प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपको कोर्स का पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ये कि इससे क्या अचीव होगा, कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन सा इसमें नॉलेज इन्वॉल्व है, तो आप जो है बेहतर तौर पर डिलीवर कर सकेंगे। उसके बाद करिकुलम के बाद दूसरा जो प्रोफेशनल नॉलेज है, वो किसी जमाने में ये पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज होता था या पेडागोजिकल नॉलेज होता था, लेकिन आज ये जो है आज के सिनेरियो में ये कहलाता है, एक्सक्यूज मी, आज के सिनेरियो में ये कहलाता है कि आपको टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी डिटेल जो है ना, मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। ये डिटेल आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है SIPD राशिदाबाद का, तो आप वहां पे जाकर जो है आप इसको देख सकेंगे। वहां आपको ये मिल जाएगा, इसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर तीन अल्फाज इन्वॉल्व हैं। एक है कंटेंट नॉलेज। अब कंटेंट नॉलेज क्या है? कि वो नॉलेज है जो आप सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है जो आप पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर साइंस पढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो मैटर से मुतालिक जितनी भी इल्म है कि मैटर क्या होता है, उसकी हालतें कितनी होती हैं, उसका रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो उसके सॉलिड किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, ये सारी जितनी भी उसकी मॉलिक्यूल थ्योरीज हैं, ये सारा वो कंटेंट नॉलेज कहलाता है, जो मजमून नस्से मजमून जो आप पढ़ा रहे होते हैं। फिर उसको पढ़ाने का जो तरीका होता है वो पेडागोजी कहलाती है। जैसे आप लेक्चर देते हैं, आप ग्रुप वर्क करवाते हैं, आप पेयर वर्क करवाते हैं, आप हैंड्स ऑन लर्निंग करवाते हैं, आप एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग कराते हैं, जो सो मेनी पेडागोजीज हैं। तो वो क्या कहलाती है? पेडागोजिकल नॉलेज कहलाती है। फिर तीसरी आ जाती है टेक्नोलॉजी, जिसे हम अभी क्या कहते हैं, हम आपस में जिसके जिसके थ्रू जो है, जिस मीडियम के थ्रू हम अब बात कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी। जैसे मोबाइल फोन है, ये आपका MS ऑफिस यूज करते हैं, आप कोई और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड यूज करते हैं, कोई और डिवाइसेस यूज करते हैं, तो वो आपकी टेक्नोलॉजी कहला जाती है। अच्छा, अब इन सबको मिक्सचर कर कर एक लफ्ज इन्होंने बनाया है टेक्निकली, जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। और आप स्क्रीन की साइड पर एक वेन डायग्राम देख रहे होंगे कि TCK है, PCK है, TPK है। तो मतलब अब ये क्या होता है कि ये वो नॉलेज है जो आपको पता है कि भाई मैं कौन सा कंटेंट किस पेडागोजी के तहत पढ़ाऊंगा और उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करूंगा। ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो आपकी नॉलेज है, ये प्रोफेशनल नॉलेज कहलाती है, जो जिसका टू कंपोनेंट है। वरना क्या होता है कि अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्या करेंगे कि आप फर्ज करें कि आपको एनिमेशन बनानी है, जिसमें नहीं होता जैसे एक के बाद एक अपीयर होगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा, ये जो स्लाइड्स में अक्सर लोग कर रहे होते हैं। अब आपको एनिमेशन बनानी है कि आपको ब्लड दिखाना है कि क्या कहते हैं, इंसानी जिस्म का दिल कैसे धड़कता है ना, वो पंपिंग पंपिंग हो रहा होता है। तो वो अगर आप दिल को धड़कते हुए दिखाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस टेक्नोलॉजी के तहत ये मैं दिखा सकूंगा, ये कौन सी वेब पेज पे मुहैया होगा और इसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा इसको। क्योंकि आप गत्ते के अंदर तो नहीं दिखा सकते, या आप उसको स्टिल पिक्चर पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो जो नॉलेज है कि वो कंटेंट का आपको पता है, आपको पता है यार इसको मुझे मीडिया के थ्रू दिखाना है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी का भी पता है किस टेक्नोलॉजी से दिखाना है। इसी तरह से आपको दूसरे कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं जिसके अंदर ग्रुप वर्क करवाना है, डिस्कशन करवाना है, क्योंकि हर चीज हर जगह फिट नहीं हो सकती। कहीं पर आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, कहीं पर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पढ़ाना होता है। जैसे है ना कि अगर आप लाइट का चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वहां से आपने टॉर्च के जरिए रोशनी को दिखाया, गत्तों के सुराखों में गुजार कर दिखाया, आपने कहा कि देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे सफर करती है।
लेकिन अगर उसी किताब में 10वीं की फिजिक्स में आप एटॉमिक एनर्जी पढ़ा रहे हैं कि एक मालिक्यूल एक एटम पे जाके स्ट्राइक करता है, एटम दो हिस्सों में बढ़ता है, फ्यूजन होता है और तवानाई खारिज होती है, तो वो आप क्लासरूम में तो नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए आप कुछ किसी टेक्नोलॉजिकल टूल का सहारा लेते हैं, कुछ एनिमेशन का सहारा रखते हैं, या कोई वीडियो दिखाते हैं एटम बम के फटने की या एटम बम के बनने की। तो वो आपका नॉलेज जो है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि भाई आप जो है वो कौन सी कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, किस कंटेंट के साथ कौन सी पैडागोजी फेस होगी, और किस पैडागोजी के लिए किस किस्म का टेक्नोलॉजिकल टूल आपको चाहिए होगा। तो ये आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग नॉलेज कहलाता है प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर। तीसरा आपका प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर आ जाता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि स्टूडेंट ने सीख लिया। तो वो आपका नॉलेज ऑफ असेसमेंट प्रैक्टिसेस होता है कि आप उसकी जो असेसमेंट है वो किस तरह से करेंगे, कि आप टेस्ट लेंगे, क्विज लेंगे, मजमून लिखवाएंगे, ऐसे क्या कहते हैं, लंबे लंबे जवाब लिखवाने हैं, छोटे जवाब लिखवाने हैं, तो कब लेना है, शुरू में लेना है, आखिर में लेना है, दरमियान में लेना है, पढ़ाने के साथ साथ लेना है। तो ये सारी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये सारा करता है प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर। जो तीसरा इंपॉर्टेंट नॉलेज है जिसको हम कहते हैं नॉलेज ऑफ असेसमेंट प्रैक्टिस। आप अगर ये 3 एरियाज पे अपनी ग्रिप लगते हैं तो आप जो है पहला वाला जो है व्हील जो है उसको ऊपर काबू पा लेते हैं, जो ग्रीन कलर का जिसको मैंने बनाया हुआ है कि आपकी टीचर की हैसियत से, इफेक्टिव टीचर की हैसियत से आपकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें आपके पास नॉलेज ऑफ करिकुलम भी है, आपकी टी पैक भी आपको टी पैक में भी आप माहिर हैं, और साथ साथ आपको पता है कि कब असेस करना है और कैसे असेस करना है, और उसके लिए क्या टूल जो है वो इस्तेमाल होंगे। तो ये पहला फेज था प्रोफेशनल नॉलेज का जो हमारा इख्तिताम होता है। आप इसके बीच में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप प्रोफेशनल नॉलेज के हवाले से मुझसे कुछ सवाल पूछ लें। ये प्रोफेशनल नॉलेज के बाद हम जो दूसरी इंपॉर्टेंट नॉलेज है फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। ये नॉलेज जो है, ये जो है स्किल्स के बिना पे आता है कि आपकी जो है वो प्रोफेशनल स्किल्स आपके पास कौन सी होनी चाहिए, किन स्किल्स के ऊपर आपकी महारत होनी चाहिए कि आप कह सकें कि जनाब हाँ आई एम एन इफेक्टिव टीचर ना। तो ये पहला जो स्किल्स है आपका कि कम्युनिकेट आप कर सकें क्लियरली और एक्यूरेटली। क्लियरली यानी बिल्कुल जो कहना चाहते हैं वो आप कह सकें और बड़े एक्यूरेट अल्फाज में कह सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ कहने के लिए बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं कह पा रहे होते जो उनको कहना चाहिए, या बाज दफा ये होता है कि उनको अल्फाज नहीं मिल रहे होते, या बाज दफा उनकी आवाज की टून अच्छी नहीं होती, ऊंची आवाज में बोल रहे होते हैं या नीची आवाज में बोल रहे होते हैं, या मेरी तरह बहुत जल्दी बोलते हैं। तो वो जो एक बैलेंस है कम्युनिकेशन का, उसकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें आपकी 2 क्राइटेरिया है इसका। आप क्लियरली बोले यानी हर अल्फाज खुले खुले और खुल के बोलें और एक्यूरेटली बोलें। और ये एक रिसर्च फाइंडिंग मैंने जरूर दी है इसकी इंपॉर्टेंस के लिए कि अ पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट, किसी ने रिसर्च की थी, बिटवीन स्टूडेंट अचीवमेंट एंड टीचर विद हाई वर्बल एबिलिटी। यानी वो टीचर जिनकी वर्बल एबिलिटी, जिनकी बोलने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है कम्युनिकेशन की, उसके उनके स्टूडेंट्स जो है वो हायर ग्रेड लेते हैं, यानी उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है एजुकेशन के अंदर वो ज्यादा हो जाता है, वो बेहतर तौर पे परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर। तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है इसके अंदर। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कि आप बिल्कुल क्लियर कह सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं और कब कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसको लेके। दूसरा जो है वो डेवलप कोहेरेंट लेसन ना। दूसरी स्किल जो है आपकी प्रोफेशनल स्किल्स में आती है कि कोहेरेंट लेसन से मुराद ये है ना कि आपका लेसन के अंदर एक फ्लो होना चाहिए, एक तरतीब होनी चाहिए ना। वरना बाल दफा अक्सर हमने लेसन ऑब्जर्व किया है तो टीचर पढ़ाते पढ़ाते कभी कुछ पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आपका एक लेसन जो है ना कोहेरेंट, यानी उसके अंदर स्टार्ट हो, वो जुड़े, कनेक्टिविटी हो, फिर कंक्लूड के अंदर असेसमेंट हो, तो बड़ा क्लियर होना चाहिए। और ये वो क्लियरिटी या कोहेरेंस इन सवालों के जवाब में आएंगी जब आपको ये सारे सवालों के जवाब क्लियर होंगे कि व्हाट आई एम टीचिंग, हु एम आई टीचिंग, हाउ विल टीच इट, मैं कैसे इसको पढ़ाऊंगा और मेरे लर्नर्स जो हैं इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। और साथ साथ इसके अंदर एक चीज मिसिंग है कि आपका फोकस होना चाहिए, आपको फोकस क्लियर होगा तो कोहेरेंसी आएगी। बोला क्या होगा, कभी आप कुछ करा रहे होंगे, कभी आप लेक्चर दे रहे हैं, कभी आप एक्टिविटीज दे रहे हैं, कभी आप वर्कशीट पढ़ा रहे हैं, तो वो एक एंकी पैंकी करने के बजाय आपके अंदर एक कोहेरेंसी होनी चाहिए। जैसे फर्ज करें कि ये लेक्चर है, कभी मैं कहूँ कि कभी मैं प्रोफेशनल स्किल्स पे बात कर रहा हूँ,
कभी मैं नॉलेज स्किल्स पे बात कर रहा हूँ, नॉलेज, और कभी मैं उस पे बात कर रहा हूँ, क्या नाम है आपका, असिस्टेंट प्रोफाइल, कभी एटीट्यूड पे बात करो, तो वो फ्लो नहीं बनेगा। तो जिस तरह से जैसे आप ये देख रहे हैं इस लेसन के अंदर फ्लो देख रहे हैं कि पहले हमने कवर की जो है वो प्रोफेशनल नॉलेज जो स्टूडेंट्स को चाहिए थी वो हमने कवर किया, और आप दूसरे स्किल फेज पे हम स्किल्स के अंदर आ गए। तो ये हमारी दूसरी स्किल्स है कि आपका लेसन जो है वो कोहेरेंट होना चाहिए। फिर तीसरी प्रोफेशनल स्किल्स क्या है कि आप कोलैबोरेट कर सकें दूसरों के साथ। कोलैबोरेशन विद अदर से मुराद यानी कि आपके जो साथी टीचर्स हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकें। और जैसे कि देख रहे हैं कि तमाम आइडियाज जो हैं, तमाम ख्यालात जो हैं वो सिर्फ आपके पास नहीं होती, कुछ नॉलेज दूसरों के पास भी होती है, और फिर जब ये दोनों मिक्स होती हैं, मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो ये एक जो है कोई चीज़ क्रिएट होती है या कोई चीज़ बेहतर होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक इफेक्टिव टीचर जो है वो कोलैबोरेट कर सके, वो अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथी टीचर्स के साथ और दूसरे नेटवर्क्स के साथ। जैसे इस वाले नेटवर्क्स में आप बैठे हैं कि आपने एक प्रोफेशनल ग्रुप बनाया हुआ है टीचर्स ग्रुप के साथ, या टीचर्स मुख्तलिफ टीचर्स के क्या कहेंगे टीचर्स क्लब के आप मेंबर हैं, तो ये जो है ना ये भी आपको मैटर करती है कि आप किस तरह से कोलैबोरेट करते हैं लोगों के साथ। तो जितना ज्यादा आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, और जितनी प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ेंगी उतने आप इफेक्टिव टीचर जो है वो बनते चले जाएंगे। इसी तरह से इफेक्टिव टीचर्स का एक और बेहतरीन स्किल्स ये होता है कि वो क्या करते हैं, जो रियल वर्ल्ड है उसके साथ लर्निंग को कनेक्ट करते हैं। वरना देखें आप इस कार्टून के अंदर बड़े मजे की कार्टून है, जब मैं स्लाइड सजाद को भेजूंगा आप उससे मंगवा लीजिएगा कि आई स्टडी, आई टेक द टेस्ट, आई पास इट, आई फॉरगेट इट, बट आई लर्न, स्माइल, यू आर एन इंजीनियर। कि आपने जो कुछ भी स्कूल में पढ़ा, सीखा, पास किया, सब भूल गए, लेकिन आप अच्छे इंजीनियर हैं। इस तरह से वो बेचारा ये डेरिवेटिव इसने अलजबरा पढ़ी है और ये इंतजार में है कि ये मैं कब इस्तेमाल कर पाऊंगा, जो मैंने स्कूल में पढ़ा था, जिसका इम्तहान दिया था, ये मेरी लाइफ में कब होगा ऐसा कि मैं इसको यूज कर पाऊंगा। वरना ये लंबे लंबे आपको पता है हिसाब है, दो दो पेज के इसमें खर्च हो जाते थे, और ये इतने डिफिकल्ट हिसाबात हैं, रियाजी के सवालात हैं जो आप उसके बाद भूल भी जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो लर्निंग है, आप जो पढ़ा रहे हैं कंटेंट, उसको जो है आप रियल लाइफ के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाएँ, उसको स्टूडेंट्स, तो फिर स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ, ये टीचर बड़ा इफ़ेक्टिव है, ये चीज़ हमें समझ आई, या ये चीज़ हमें क्या कहते हैं पसंद आई, या ये हम जो है कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो लेसन आप पढ़ा रहे हैं, उसको आप रियल लाइफ के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकें। तो ये एक सिनेरियो जो है वो इफेक्टिव टीचर के लिए बनता है। तो हम अगले स्टेप पे पढ़ते हैं कि और आपको कौन सी प्रोफेशनल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। इंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ना, कि अच्छा टीचर जो है, इफेक्टिव टीचर जो है वो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता हूँ कि अक्सर देखें जितने भी टीचिंग कैरियर में, जितने भी कैरियर हैं टीचिंग के अलावा भी, उसमें जब आप कैरियर शुरू करते हैं तो आपके पास 3 मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। ठीक है, पहला फेज होता है जिसको हम कहते हैं घबराहट का फेज ना, जहाँ इंसान जो है वो घबराहट और परेशानी या एग्जाइटी आप इस तमाम वर्ड के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे आप पहली दफा किसी स्कूल में पढ़ाने गए होंगे तो आप बड़े परेशान होंगे कि बच्चे कैसे होंगे, स्कूल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, प्रिंसिपल मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, आइदर मैं बच्चों को किस तरह से पढ़ाऊंगी, बच्चे मेरे जवाब सवालों के जवाब देंगे नहीं देंगे, मेरे कपड़े कैसे दिखेंगे, मैं कैसा दिख रहा हूँ, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ना। और ये घबराहट का पीरियड होता है, कोई 2-3 महीने लग जाते हैं कुछ लोगों को घबराने में, कुछ लोगों को महीने में सेटल हो जाते हैं। तो वो जो एक नई जगह का, एक नए माहौल का प्रेशर होता है वो होता है, और कुछ लोग उस प्रेशर को बर्दाश्त कर कर दूसरे फेज में जाते हैं, या कुछ लोग उस प्रेशर से क्या कहेंगे परेशान होकर प्रोफेशन को छोड़ देते हैं या वो जगह छोड़ देते हैं। अरे कुछ जो लोग उस पहले प्रेशर पे काबू पा लेते हैं तो वो दूसरे प्रेशर में चले जाते हैं। घबराहट के बाद जो प्रेशर है, वो जो फेज आता है, उसको मैं कहता हूँ कि ये फेज जो है वो शिकायतों का फेज है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इस फेज के अंदर होते हैं, वो आपको हमेशा शिकायत करते रहेंगे। कभी वो करिकुलम की शिकायत करेंगे, कभी वो सिस्टम की शिकायत करेंगे, कभी वो माहौल की शिकायत करेंगे, कभी पेरेंट्स की शिकायत, कभी बच्चों की शिकायत, कभी सैलरी कम है, कभी चौक नहीं है, कभी पंखा खराब है, कभी लोड शेडिंग हुई है, कभी गर्मी पड़ रही है, और बंडल ऑफ क्या कहेंगे कंप्लेंट्स जो है आप उन टीचर्स के साथ जो है वो सुनते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये शिकायत का फेज है ना। अच्छा, जब ये और आपको
मजे की बात यह है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इस फेज के अंदर ही अपना कैरियर खत्म कर देते हैं, यानी इस फेज के अंदर कोई 20 साल रह रहा है, कोई 25 साल रह रहा है, वो कभी भी इस फेज से निकल नहीं पाते। फिर जो इफेक्टिव टीचर्स होते हैं वो इस फेज पर काबू पाते हैं और तीसरे फेज में चले जाते हैं। और तीसरा फेज जो है वो यही वाला है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला फेज, जिसके अंदर आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम तो है, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, ठीक है ना, व्हाट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन, ये तो हो गया, ये तो प्रॉब्लम है, बिजली भी जाती है, बच्चे वालिदैन भी बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, करिकुलम भी लेंदी है, टाइम भी कम है, मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ। तो वो जो टीचर्स होते हैं ना, दे बिकम द इफेक्टिव टीचर, जो ये बिलीव करते हैं कि इन सारे इश्यूज, इन सारे प्रॉब्लम्स हैं, मेरी तनख्वाह भी कम है, चॉक्स भी पूरी नहीं मिलती हैं, कॉपियां भी मुझे चेक करनी है, टाइम भी नहीं है, मेरे पीरियड भी ज्यादा है, लेकिन इस सिचुएशन पे मैं कर क्या सकता हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे हल कर सकता हूँ, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो वो कहलाता है एंगेज इन, वो कहलाते हैं तीसरे फेज वाले टीचर, जो कहते हैं कि व्हाट कैन आई डू। तो जो लोग इस फेज में आते हैं वो बड़े इफेक्टिव टीचर हो जाते हैं, जो लोग दूसरे फेज में फंसे रह जाते हैं फिर वो फंसे ही रह जाते हैं और सारी जिंदगी जो है वो सबसे कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये जो मैंने कहा कि ये प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर ये स्किल बहुत जरूरी है। जैसे इसमें स्लोगन दिया मैंने, आई डोंट स्टैंड देयर एंड कंप्लेन अबाउट यू, यानी प्रॉब्लम को ये एड्रेस कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होऊंगा और ना ही मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन करूंगा, बट के आई सॉल्व यू एंड कीप मूविंग, और मैं तुम्हें हल करूंगा और आगे की तारीफ बढ़ता चला जाऊंगा। तो ये बड़ा आपके स्किल्स हैं कि आपने किस तरह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ निकलना है। जैसे अभी कोविड वाला प्रॉब्लम आया, बहुत सारे लोग उसमें उसके अंदर परेशान हो गए और कंप्लेन में चले गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इससे ग्रो किया और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया। जैसे कि अभी भी हम बैठे हुए हैं इसी कोविड की वजह से बैठे हुए हैं, और इससे पहले कौन सोच सकता था कि हम 6 लोग जो हैं एक किसी किसी एक टॉपिक के ऊपर बैठकर जो है वो गुफ्तगू कर रहे होंगे या गुफ्तगू सुन रहे होंगे या अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पांचवा स्किल है वो क्या है, रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग ना। अच्छा, अब बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उनका तजुर्बा बड़ा नहीं होता। आपको साफ पता चला तो कहते हैं भाई वी आर वेरी एक्सपीरियंस टीचर, वी आर वेरी इफेक्टिव पर्सन, लेकिन उन्होंने जिंदगी से कुछ सीखा नहीं होता। और जिंदगी से सीखने के लिए जरूरी है कि आप उस एक्सपीरियंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करें। यानी एक्सपीरियंस लेना जो है वो सीखने की अलामत नहीं है, बल्कि उस एक्सपीरियंस पे गौर फिक्र करके करना जो है वो सीखना कहलाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बड़ा टेक्निकल सी बात है कि आप अगर अपने आप कहते हैं कि मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया, ये एक्सपीरियंस भी किया, ये एक्सपीरियंस भी किया, लेकिन आप जब तक आप उन एक्सपीरियंस पे गौर नहीं करेंगे कि उस एक्सपीरियंस से आपको क्या सबक मिला, व्हाट लेसन यू लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, उस वक्त तक आपका वो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है मेरे लिए, आप बस गुजर गए वहां से। तो जरूरी है कि उस एक्सपीरियंस के ऊपर आप गौर व फिक्र करें, तब आप जो है वो लर्न करेंगे और आगे बढ़ेंगे और वो एक्सपीरियंस फिर एक्सपीरियंस बनेगा, वरना वो तो सिर्फ आपके लिए एक पनिशमेंट ही है, एक खराब एक्सपीरियंस। तो ये जरूरी है कि आप जितना भी आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे टीचिंग के रिलेटेड है, कोई और काम से रिलेटेड है, तो उस पर गौर व फिक्र जरूर करें, ताकि आप जो है उस एक्सपीरियंस को लर्न कर सकें और आपकी ये स्किल्स प्रोफेशनल स्किल्स का हिस्सा बन सके। फिर एक और प्रोफेशनल स्किल्स आ जाती है कि थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, यानी कि आप जब रिफ्लेक्ट करेंगे, गौर फिक्र करेंगे, तो ही आप जो है वो क्रिटिकली सोच सकेंगे और इसको लर्न कर सकेंगे, कि उस एक्सपीरियंस से लर्न कर सकेंगे, उस एक्सपीरियंस से कोई चीज के क्रिएट कर सकेंगे। तो चीजों को दो एक तरफ से ना देखें बल्कि हर तरफ से देखें, और इसके लिए सारा जरूरी है कि आपको रिफ्लेक्शन भी हो, आप कोलैबोरेटिव भी अच्छे हो, क्योंकि कुछ चीजें आप देख रहे होते हैं, आपको नजर नहीं आ रही होती, दूसरों को नजर आ रही होती है, तो वो भी आपको बड़ा हेल्पफुल करता है कि आप जो है अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को बिल्ड कर सकें। तो ये एक स्लोगन के साथ ये स्लाइड में शुरू करना चाह रहा हूँ कि ये कहता है कि प्रोफेशनल एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी कि आपका जो एटीट्यूड है वो सब कुछ है। आप और एटीट्यूड जो है वो नजर नहीं आता, ये अगर आप सी लेवल से नीचे देखें तो ये सारा अननोन है, अननोन टू अदर है, क्योंकि ये आप ही जान रहे होते हैं, ये कोई दूसरा इसको बहुत कम जान पाता है।
और नॉलेज और स्किल्स हैं जो इतना सा है ऊपर नजर आता है। तो ये जो भी आपने किया, जो कुछ भी आप इफेक्टिव टीचर बनने के लिए आप नॉलेज हासिल करते हैं, स्किल्स हासिल करते हैं, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नहीं है उस काम की तरफ, तो वहां पर आप नजर नहीं आएंगे, यानी आपकी इफेक्टिवनेस नजर नहीं आएगी। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत अच्छे टीचर होते हैं, उन मानों में कि उनका प्रोफेशनल स्किल्स बहुत अच्छा होता है, उनका प्रोफेशनल नॉलेज बहुत अच्छा होता है, स्पार्किंग होता है, लेकिन अगर उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है टीचिंग के टुवर्ड्स, कि वो टीचर हैं या वो टीचर रहना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं या टीचिंग से मोहब्बत करते हैं, तो वो आपको उनकी परफॉर्मेंस में नजर नहीं आएगा। उनकी परफॉर्मेंस में एक बस क्या कहते हैं, रिमोट सा फीलिंग नजर आता है। तो वो कहते हैं ना कि बगैर फीलिंग के जो है वो चीज़ें बड़ी अजीब से लग रही होती हैं, रिमोटली चल रही होती हैं। तो इसी तरह से ये आइसबर्ग की एग्जाम्पल इस्तेमाल की जाती है एटीट्यूड के लिए, कि एटीट्यूड बहुत सारा ढका हुआ छुपा हुआ होता है। तो अभी हम अगली 3-4 स्लाइड्स में देखेंगे वो 3-4 एटीट्यूड्स जो हैं वो क्या हैं जो एक इफेक्टिव टीचर बनाती है आपके अंदर, वो पैदा आपको करने की ज़रूरत है। और अगर आप इसके अंदर क्या कहते हैं, एजुकेशन के अंदर फील्ड में रहना चाहते हैं, सबसे पहला जो है प्रोफेशनल एटीट्यूड, कि आपका अपना विजन होना चाहिए कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को कहाँ देखना चाहते हैं। ये विजन मैं दोनों तरह से लेता हूँ कि पहले आप खुद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, यानी आप अपने आप को कैसा टीचर देखना चाहते हैं। जैसे आपके पास अपना एक विजन है कि आप कहते हैं भाई ठीक है, मेरे पास तो मैं तो अपना कोर्स भी अच्छा पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट भी अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन आप सज्जाद को रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब हमने जो है इफेक्टिव टीचर बनना है, उसके ऊपर आप हमारे लिए एक लर्निंग जो है डिस्कशन अरेंज करें। तो आप अपना टाइम निकालते हैं, अपना वक्त निकालते हैं, अपनी छुट्टी का दिन निकालते हैं और 3 बजे एक छोटी सी डिस्कशन के अंदर मौजूद होते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक इफेक्टिव टीचर कैसे बना जाता है। क्योंकि आपका विजन है, आप अपने आप को देखना चाहते हैं उस जगह पर कि लोग कहें या आपको खुद फील हो कि हाँ मैं इफेक्टिव टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इसी तरह से आपका अपना विजन है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं और पढ़ लिख कर पाकिस्तान के लिए या अपनी कौम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप ये विजन रखते हैं तो आप स्टूडेंट्स के पीछे जान मारेंगे, लेकिन आपका एटीट्यूड ही यही है कि यार ये जो बच्चे हैं, ये गरीब के बच्चे हैं, इनको तो अंग्रेजी भी हम तो सिंधी में पढ़ाते हैं या उर्दू में पढ़ाते हैं, ये क्या आगे बढ़ेंगे, ये तो कुछ नहीं कर सकेंगे, ये बस ये आते हैं, ये प्राइमरी पास करेंगे और खेतों में काम करने चले जाएंगे या बिलों में मजदूरी करने चले जाएंगे। अगर आप ये विजन रखते हैं तो आपका एटीट्यूड भी वैसे ही होगा, आपकी क्या कहते हैं क्लास के अंदर आपकी एग्जाम्पल्स भी वैसी होंगी, आप उनको पढ़ाने के लिए एफर्ट भी उतनी ही मारेंगे। लेकिन अगर आपका विजन है कि ये लोग पढ़कर सीएसएस कर सकते हैं, ये लोग पढ़ लिख कर जो है डॉक्टर बन सकते हैं, या ये लोग पढ़ लिख कर एक अच्छे लीडर बन सकते हैं या एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, तो आप फिर आपका एटीट्यूड उसी लिहाज से चेंज होगा और उसी लिहाज से आप उस रोशनी की तरफ इन सीढ़ियों को इनेबल करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो ये सीढ़ियां चढ़ते हुए उस रोशनी की तरफ चले जाएं, जो रोशनी जो है वो जिस रोशनी पे हम सबका या तमाम दुनिया के लोगों का हक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि यू हैव अ विजन, कि आप खुद क्या बनना चाहते हैं, मतलब टीचिंग के अंदर आप अपने आप को किस लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आपका विजन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी होना चाहिए। तो ये दोनों विजन रखते हो या आप एक विजन रखते हो, और दोनों रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे सबके लिए। और अगर आप सिर्फ एक विजन भी रखते हैं कि मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ और मैं टीचिंग में इस मुकाम पर जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपका विजन है कि जनाब मैं आज टीचर भर्ती हुआ, 10 साल बाद मैं इस स्कूल का हेड टीचर होऊंगा, और जब वो आप अगले 5 साल बाद में फला स्कूल का हेड टीचर होऊंगा या फला एजुकेशन का वो लीड करूंगा, तो वो फिर विजन आपको हेल्प करता है आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी, आपका प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि फिर आप उसी तरह से उस विजन होगा तो आप उसी तरह से उस नॉलेज पे, उस स्किल्स पे आप काम करेंगे। अगर आपके पास नहीं है, कोई विजन ही नहीं है, आप कहता बस यार सुबह जाना है शाम जाना है, एक दिन और गुजर गया, मेरी हाजिरी लग गई, एक दिन की और तनख्वाह बढ़ गई, तो फिर वो आप कभी भी इफेक्टिव नहीं होंगे। आप बस एक आम से आदमी की तरह होंगे, एक आम से टीचर की तरह होंगे जो सुबह उठ के स्कूल जाता है, शाम को घर वापस आ जाता है बगैर किसी विजन के। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे बढ़ाएगा। तो अगर आपके पास विजन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज बनाएं आप अपना बैठकर कि आप अपने आप को टीचिंग कैरियर में कहाँ देखना चाहते हैं, 3 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं, 15 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। इसी तरह से आप अपने स्टूडेंट्स का एक विजन रखेंगे, यार ये मेरे स्टूडेंट है, मैं इनको क्या बनाना चाहता हूँ, इनको फ्यूचर में क्या देखना चाहता हूँ, वो ज़रूर बनाएं, वो ज़रूर सोचें। अच्छा है कि उसको लिख लें और फिर उस विजन के तहत आप आगे बढ़ें, अदरवाइज फिर आप टामक टोइयां मारते रहेंगे। अच्छा,
दूसरा एटीट्यूड जो आता है वो आपका आता है कि आप हमेशा सीखने वाले बनना चाहते हैं, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनना चाहते हैं। जिस तरह से इसमें दिखाया है कि मुख्तलिफ स्टेज पर जो है वो आप सीखते हैं और पढ़ते हैं मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तरीक़ों से। और अगर आपके पास सीखने का और आगे बढ़ने का शौक़ है तो आप ठीक है कि आपके प्रोफ़ेशनल एटीट्यूड है, नहीं है तो फिर आप सोचेंगे आपने करना क्या है। तो ज़िंदगी के हर स्टेज पर हमने सीखना है, पढ़ना है, लिखना है और हमारा काम ही यही है कि पढ़ना और लिखना। कोई सुने ना सुने हम या कोई पढ़े ना पढ़े, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते रहेंगे। इस तरह मुझे एक बात याद आई थी इसी हवाले से कि आप एटीट्यूड के हवाले से, एक राइटर ने अपनी लाइफ़ स्टोरी शेयर कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरी पहली किताब जो है इतनी स्ट्रगल्स के बाद छपी कि मैं जहाँ भी कोई किताब बेचती वो रिजेक्ट हो जाती। फिर मैं लिखती, फिर मैं बेचती, फिर रिजेक्ट हो जाती। तो उसने बताया कि ऐसे कोई 250 के मर्तबा उसकी किताब रिजेक्ट हुई। वो घबराई नहीं, फिर उसकी किताब लाइफ सेलिंग बनी। फिर उसने कहा कि मैं फिर भी किताब लिखूंगी और मेरी किताबें, मुझे मालूम है कि मैं आगे जितनी किताबें लिखूंगी उसमें से बहुत सारी फ्लॉप्स होंगी, बहुत सारी बेस्ट सेलर बनेंगी, बहुत सारे लोगों को लोग सराहेंगे, बहुत सारी किताबें लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लिखना छोड़ दूं, क्योंकि लिखना मेरा काम है, लिखना मेरा पैशन है, लिखना मेरा शौक है। तो मैं लिखती रहूंगी, कोई पढ़े ना पढ़े, मैं खुद के लिए लिखती हूँ, क्योंकि यही मेरा काम है, यही मेरा शौक है। तो इसी तरह से एक टीचर का एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं, मेरा ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से है और मैं सीखता रहूंगा और सिखाता रहूंगा, सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। लोगों को अच्छा लगे ना लगे, लोगों को पसंद आए ना आए, लोग मुझे नौकरी दें ना दें, लोग मुझे अच्छी तनख्वाह दें ना दें, क्योंकि मेरा काम है पढ़ना और पढ़ाना, तो मैं ये करता रहूंगा या करती रहूंगी। तो वो एटीट्यूड जो है वो आपकी इफेक्टिवनेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आपके सिखाने में भी जान नहीं रहेगी। तो ये जरूरी है कि आपका जो एटीट्यूड हो वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स वाला एटीट्यूड हो, कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी का मुझे कोई मौका नहीं छोड़ना है और इसी तरह से पढ़ाने का कोई भी मौका मुझे नहीं छोड़ना है। तो ये आपको आगे की जानिब लेके जाता है। इसी तरह से दूसरा एटीट्यूड क्या है कि आप ओपन माइंडेड हो, यानी कोई भी आइडिया आया है उसको आप रिव्यू कर सकें, उसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर सकें। ऑलवेज कीप इट ओपन, यानी आप अपने शटर को बंद ना करें कि भाई आपने कहा कि यार मैं जो है ऐसे पढ़ाता हूँ और ऐसे बच्चे पढ़ जाते हैं, बस खत्म हो गई बात। अब कोई अगर आपको बताता है कि यार आप लैपटॉप यूज कर लें या आप मल्टीमीडिया यूज कर लें या आप फला किस्म का लिंक शेयर कर दें उनको, स्टूडेंट्स को और एक्स्ट्रा टास्क दे दें, तो वो आप कहते हैं नहीं नहीं जनाब मैं तो बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ, देखो मैंने इतने साल पढ़ाया, इतने साल इसी तरह से पढ़ाया, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने इस जवाब को समझा और पास होकर चले गए। तो वो नहीं चलेगा। आप यू नीड टू बी ओपन ना, कि जहाँ पे जो भी है आप हर आइडिया को और लें। मेरे कहने का मतलब नहीं है ओपन करके आपको कोई कुछ भी कह रहा है आप उसको उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें, बल्कि उस आइडिया को लें और उसके बाद वो जो स्किल्स हमने पीछे देखी थी रिफ्लेक्ट करें, उसके ऊपर गौर करें कि हाँ ये मेरे कॉन्टेक्स्ट में फिट हो सकता है, और मेरे कॉन्टेक्स्ट में फिट हो सकता है तो वो किस तरह से फिट हो सकता है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन मुझे करना पड़ेगी। क्योंकि कोई भी आइडिया, क्योंकि हर स्कूल, हर क्लासरूम, हर जगह यूनिक होती है। तो अगर कोई चीज़ किसी यूरोप की क्लास में चली है या दादू में चली है तो सक्कर में फिट नहीं होगी, सक्कर की चली हुई कराची में फिट नहीं होगी, कराची की चीज़ टंडो इलाड में फिट नहीं होगी। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ वो ज़रूर फिट होती है। तो उसी मॉडिफिकेशन को आपने समझना है, रिफ्लेक्ट करना है, रिव्यू करना है, फिट होती है तो कंटिन्यू करना है, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, नहीं होनी तो उसको कहना है भाई खुदा हाफिज़। तो यू नीड टू बी वेरी ओपन फॉर न्यू आइडियाज, नई टेक्निक्स, नए नॉलेज, नए इल्म के लिए आप हमेशा जो है आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि वो खुला रहे। इसी तरह से वो आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हो, यानी हर वक्त आपको गौर व फिक्र करने की आदत हो। रिफ्लेक्ट, जैसे कहते हैं ना, रिफ्लेक्टिव टीचर आर इफेक्टिव टीचर। और यकीन जानिए ये जुमला जो है सिर्फ टीचर्स के लिए सही नहीं है, सेट नहीं है, बल्कि हर जिंदगी के हर प्रोफेशन के लिए, कि आप जितने ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हैं, आप मामलात पे, हालात पे जितना ज़्यादा आप गौर फिक्र करते हैं, एक्सपीरियंस पे जितना आप गौर फिक्र करते हैं, आप लर्न करते हैं, आप वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराते। यानी अगर आप एक दफ़ा गलती करते हैं, वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा आप एक आदमी से धोखा खाते हैं, दोबारा उसी से धोखा खाते हैं, दोबारा उसी से धोखा खाते हैं, तो गलती उस आदमी की नहीं है जो आपको धोखा दे रहा है, गलती आपकी है कि आप उसके बाद बार बार जा रहे हैं धोखा खाने के लिए। इसी तरह से जब आप कुछ काम करते हुए सीखते हैं तो गौर फिक्र करते हैं, तो वो आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। और जब आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप उनको दुरुस्त करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जैसे हमने पहले भी कहा था ना कि एक्सपीरियंस का ये मतलब नहीं है, जो इससे पहले भी रिफ्लेक्शन आया था उसके अंदर, स्किल्स के अंदर, क्योंकि ये भी एक स्किल्स भी है, एटीट्यूड भी है। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस पे गौर फिक्र करते हैं तो एक्सपीरियंस सीखते हैं, वरना अगर आप गौर फिक्र नहीं करेंगे तो वो एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस ही रह जाएगा, आपकी उससे कोई लर्निंग नहीं रहेगी, और जब लर्निंग नहीं होगी तो आपकी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है वो।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है उन एक्सपीरियंस के साथ उसको करें। देखिए, ये आज की शाहिना ने सवाल पूछा है, हाउ वुड वी इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट विल बी एकेडमिकली सक्सेसफुल। ये एक अलग क्लासरूम मैनेजमेंट और उसका सवाल आ जाता है कि इसके अंदर आपके, क्योंकि पहले तो आपको खुद इफेक्टिव टीचर बनना पड़ेगा, आपके लेसन कोहेरेंट होने चाहिए, आपकी असेसमेंट पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, आपका खुद का नॉलेज में कंट्रीब्यूट होना चाहिए, और आपका विजन जो है वो, जैसे अपने पिछले के एटीट्यूड में बात की कि स्टूडेंट्स के लिए आपका विजन भी क्लियर होना चाहिए। आपको यानी ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट्स कितना परफॉर्म कर सकता है, किस स्टूडेंट्स पे मैं कितना प्रेशर डाल सकती हूँ, किस स्टूडेंट्स पे मैं कितना लोड डाल सकती हूँ, और किस वक्त कितना लोड डाल सकती हूँ। तो अगर आप ये सारी चीजें करते जाएंगे तो आपके स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आपके पास अपने स्टूडेंट्स के लिए ही कोई विजन नहीं है तो फिर वो आप जो है उसके अंदर फंस के रह जाएंगे। ये मैंने सज्जाद को ईमेल कर दी है, अफशीन के, वो आपको ये स्लाइड्स सारी ईमेल कर देंगे, सज्जाद के पास है ये। आगे बढ़ते हैं हम कि आप, अच्छा ये इसके साथ नीचे वो एक और लाइन लिखी हुई थी कि इफेक्टिव टीचर हैव इनइफेक्टिव लेसन्स। ये भी बड़ा मजे का है कि अगर आप एक अच्छे टीचर से आप पूछेंगे कि आपका सबक आज आपने जो लेसन पढ़ाया है वो कैसा गया, तो वो उसमें 5, 6, 8 खामियां निकाल लेता है। इस तरह से अगर आप उन लोगों से पूछें, एक्सक्यूज मी, अगर आप उनसे पूछें कि आप अपनी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताएं, तो जो रिफ्लेक्टिव टीचर्स होते हैं, जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स होते हैं, या जो अच्छे इफेक्टिव टीचर होते हैं, उनके पास हमेशा 15-20 एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रहते हैं। और जो इनइफेक्टिव टीचर होते हैं वो कहते हैं हम सब जानते हैं भाई, हमने नहीं सीखना, वी डो नॉट नीड एनी प्रोफेशनल स्किल्स, सॉरी प्रोफेशनल स्किल्स, या हमारी प्रोफेशनल नॉलेज बहुत अच्छी है, हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारी कोई हामी नहीं है, या हमारी कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है। लेकिन इफेक्टिव टीचर्स ऑलवेज हैव 10 to 15 एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि वो हमेशा डिससेटिस्फाई होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट की तलाश में रहते हैं। वो हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि कि मुझे मेरे अंदर क्या क्या कहते हैं वीकनेसेस हैं, या क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जिसके तहत मैं आगे बढ़ सकूं। तो ये मैं यहीं पर इसको रोकता हूं, और मेरा करने के बाद ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपसे मैं चाहूँगा कि आप चाहें तो मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। आप अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम कुछ लोग हैं, इतना शोर हमारे पास नहीं आएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मिलाकर इफेक्टिव टीचर बनाती हैं, और ये तीनों गरारियाँ जो हैं वो एक दूसरे के साथ चलती हैं, एक दूसरे को मूव करती हैं। और कोई एक भी गरारी कमज़ोर होगी तो आप फंस जाएंगे, आप इनइफेक्टिव टीचर्स की जो विजन है, या उसके जो एटीट्यूड है, या उसका जो मुकाम है, उससे नीचे आ जाएंगे। तो नो योर टर्न, आप चाहें तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। देखिए, ये कम्युनिकेट से स्टूडेंट्स के कम्युनिकेट करने के कई तरीके हैं, जिसमें आप सबसे पहले तो आपके पास पर्पस होना चाहिए कम्युनिकेशन का, कि आप पेरेंट्स से क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप हर वक्त हर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एक आजकल बहुत अच्छा तरीका स्कूल्स ने अडॉप्ट किया हुआ है कि वो हर 2-3 महीने बाद जब उनके मिड टर्म एग्जाम्स या उस तरह का होता है, तो वो एक पेरेंट पेरेंट टीचर, एक मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ निज़ाम, आप कल सुबह आ जाओ, कल सुबह आ जाओ। तो पेरेंट्स के लिए आप एक स्कूल है, पीटीएम करते हैं, जिसमें पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, और उसके अंदर स्कूल अरेंज करता है, और उसमें पेरेंट्स जो है वो टीचर्स के पास आते हैं, और उनके साथ बातचीत करते हैं, और उनको स्टूडेंट्स टीचर्स जो हैं, स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, वो पेरेंट्स को बता रहे होते हैं। एक ये फॉर्मल तरीका हो जाता है। फिर कुछ स्पेशल केसेस आपको लगता है कि भाई जनाब ये बड़े स्पेशल स्पेशल केस है, यानी एक स्टूडेंट्स जो है वो परेशान रहता है, वक्त पे नहीं काम कर पाता है, या कोई ना कोई ऐसी परेशानी है जो आपको लगता है कि यार ये एकेडमिक परेशानी नहीं है, लेकिन एकेडमिक पे असरअंदाज हो रही है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये हमारे कैरियर में वो हुआ है कि वो परेशानी एकेडमिक नहीं होती, नॉन एकेडमिक परेशानी होती है जो एकेडमिक में असरअंदाज होती है। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, उनके वालिदैन के दरमियान डाइवर्स हो चुकी होती है, या उनके वालिद की नौकरी चली जाती है, घर पे
क्या कहते हैं, पैसे कम होने की वजह से झगड़े हो रहे होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट या उन स्टूडेंट्स की फीस प्रॉपरली नहीं आ रही होती, वो परेशान बैठे होते हैं क्योंकि हेड टीचर ने पूछना होता है और क्लर्क ने पूछना होता है। तो वो मसाइल भी आप पेरेंट्स के साथ फिर वो इंडिविजुअल मीटिंग्स के तहत आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। फिर आजकल वो व्हाट्सएप फोरम्स बड़े इस्टेब्लिश हो गए हैं, जिसके अंदर आपके पास पेरेंट्स का ग्रुप होता है, पेरेंट्स के नंबर्स होते हैं, तो आप अपने उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ये होता है कि कब आपको कहाँ पे ज़रूरत है, तो उस लिहाज से आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो प्लान कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और कमेंट है, जब तक आप कोई सवाल सोच रहे हैं, मिस लुबना बासित ने कहा कि वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक ना, और ये ऐसा हर दफा ट्रू नहीं है कि वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। हम उन मिस्टेक्स पर जब तक गौर फिक्र नहीं करेंगे, जब तक हम रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, हम लर्न नहीं करेंगे। इसके साथ जरूर, इस जुमले के साथ ये जरूर जोड़ लीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक्स करके, और अगर आप मिस्टेक्स के ऊपर सोचे नहीं, आप कहें हाँ यार मेरे से गलती हो गई, लेकिन आप उस गलती की जो वजूहात हैं, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो क्यों हुए, किस वजह से हुए, कौन इसमें इन्वॉल्व था, जब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, आप उस इवेंट को रिव्यू नहीं करेंगे, तब तक आप उस गलती से भी नहीं सीखते। तो ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस या अपनी मिस्टेक्स के ऊपर इस तरह से गौर फिक्र करें कि जैसे ये क्यों हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, और मैं अगर दोबारा ये सिचुएशन आई तो मैं क्या करूँगा। जब तक आप ये प्लान नहीं करते, आप उस मिस्टेक से भी नहीं सीख सकते। आई एम सॉरी। और मुझे यकीन है कि इस गुफ्तगू के नतीजे में आई एम सॉरी, ये रिकैप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा रिकैप करना, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट में, 2 मिनट में बता सकता हूँ। देखें, आज जो हम बात कर रहे थे वो इफेक्टिव टीचर पे बात कर रहे थे कि हम एक इफेक्टिव टीचर कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने प्रोफेशनल नॉलेज पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोफेशनल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड के अंदर काम करेगा। प्रोफेशनल नॉलेज में 3 चीज़ें मैंने डिस्कस की। एक, आपके पास करिकुलम की नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, और जो आप पढ़ा रहे हैं उसके नतीजे में स्टूडेंट्स की कौन सी कॉम्पिटेंसीज बिल्ड होंगी। यानी आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टूडेंट्स इस मेरे कोर्स को पढ़ने के बाद क्या चीज़ें सीख जाएगा, उसकी कौन कौन सी स्किल्स बिल्ड हो जाएंगी। फिर आपके पास जो दूसरा नॉलेज आता है कि आपको पढ़ाने के तरीके आने चाहिए, यानी पढ़ाया किस तरह से जाता है, यानी जिसको हम कहते हैं आजकल टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, यानी कि नस्ल मजमून, कौन सा नस्ल मजमून किस तरीके से और किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पढ़ाया जा सकता है, वो आपके पास महारत होनी चाहिए। वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है अगर आप ये जानते हैं। फिर तीसरा ये है कि बच्चे, ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे कामयाब हो रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, या आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों ने सीख लिया है। तो आपके पास असेसमेंट प्रैक्टिसेस आपकी मॉडर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी असेसमेंट प्रैक्टिसेस आप यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा नॉलेज आ जाता है, आपका प्रोफेशनल स्किल्स आ जाता है। प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स आपका आ जाता है कम्युनिकेशन, कि आप क्लियरली बोलते हो और कंसाइसली बोलते हो, यानी आप क्लियर, आपके अल्फाज, आपके जुमले बड़े क्लियर होने चाहिए, यानी आप बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन के हवाले से जो रिसर्च एजुकेशन की कहती है कि जितना अच्छा टीचर कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होगी, उतना स्टूडेंट्स का सक्सेस लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद हमने बात की कम्युनिकेशन, आपका लेसन कोहेरेंट होना चाहिए, यानी उसके अंदर एक सीक्वेंसिंग पाई जाए, तो वो आप वैसे सबक जो हैं अच्छे डिज़ाइन कर सकें। फिर आप अपने तजुर्बात के ऊपर गौर फिक्र करना जानते हो और उनसे सीखना जानते हो। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके साथ आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि आप विजनरी हो, आपका अपना विजन भी क्लियर हो, स्टूडेंट्स के साथ जो आपका विजन है वो भी आपका क्लियर हो, और साथ साथ आप एक अच्छे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स हो और लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हो, यानी आप हमेशा सीखने और सिखाने के लिए तैयार रहते हो और सीखते रहते हो, यानी हमेशा सीखते रहते हो और सिखाते रहते हो। तो आई होप अफशीन के आपको ये नटसेल में समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ काम करके। आई होप कि दोबारा भी हम इंशाल्लाह मुलाकात करें। थैंक यू सज्जाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।